तो आज आप सभी का फिजिक्स विषय का पेपर है। तो सबसे पहले फिजिक्स विषय के पेपर के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे आप सभी लोगों का पेपर बहुत अच्छा जाए। और फिजिक्स विषय का पेपर देने से पहले आप सभी लोगों के लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सारे चैप्टर की परिभाषाएं लेकर आया हूं, जो कि हर प्रश्न पत्र में आपको देखने को ही मिलती है। तो इनको आप एक बार जरूर रिवाइज करके जाएं। बहुत ही जल्द ही मैं आप सभी लोगों को इन सभी परिभाषाओं का रिवीजन कराए दे रहा हूं, तो आप इन्हें देखकर जरूर जाएं भैया पेपर दे रहे, क्योंकि यहां से प्रश्न आता जरूर है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहली जो परिभाषा आपके सामने में यहाँ पर लिए वो है आपका कूलाम का नियम। हर विद्यार्थी को पता है और कई जगह पर इसका जो है यूज भी होता है न्यूमेरिकल में। तो इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, जैसा कि पहले समीकरण में देख पा रहे हैं। तथा ये जो बल होता है उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, जैसा कि आप दूसरे समीकरण में देख पा रहे हैं। और इन दोनों समीकरणों को मिलाते हैं तो आता है F बराबर K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जहां K जो होता है वह एक नियतांक होता है जिसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। और इसके अगर आंकिक मान की बात करें तो सभी लोगों को पता होना चाहिए 9 गुणे 10 की पावर कितनी होती है, 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये सभी लोगों को मात्रक भी पता होना अनिवार्य है। अच्छा, आगे बात करें यहाँ पर तो आपका अगला जो है महत्वपूर्ण परिभाषा है वो आपके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को भैया ई से प्रदर्शित करते हैं। ई बराबर आपका होता है F/Q। ठीक है, अगर Q को 1 मान लिया जाए तो हम एकांक पढ़ेंगे Q को, मतलब एकांक धन परीक्षण आवेश पर जो लगने वाला बल होता है उसी को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जैसा कि परिभाषा में भी आप देख पा रहे हैं कि किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर धन परीक्षण आवेश या एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा धन आवेश से बाहर की ओर या धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है। ठीक है, और इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। ठीक, विमा भी आप देख सकते हैं, न्यूटन की विमा MLT-2 होती है और कूलाम की विमा AT होती है। और AT को ऊपर ले जाएंगे तो MLT-3 A⁻⁻1 आपकी विमा आ जाएगी। यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन मैंने आप सभी लोगों के समक्ष लिखा है, ये भी बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यहां से देखिए प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाता है, इसीलिए मैंने इस प्रश्न को यहाँ पर रखा हुआ है। तो सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव जानिए। देखिए वैद्युत द्विध्रुव कैसे बनता है, माइनस क्यों होता है, प्लस क्यों होता है। इन दोनों आवेशों को जब एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखा जाता है तो वे एक द्विध्रुव का निर्माण करते हैं जिसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसलिए यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा आपके सामने लिखी है, दो विपरीत प्रकार के परिमाण में बराबर और विपरीत प्रकृति के आवेश जब एक दूसरे से न्यूनतम दूरी पर रखे जाते हैं तो एक संरचना बनती है जिसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें तो इन दोनों आवेशों में, चूंकि इन दोनों आवेशों में से प्रत्येक आवेश का परिमाण बराबर है, केवल प्रकृति ही विपरीत है, तो एक आवेश का परिमाण ले लीजिए और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल कर दीजिए, तो जो आपको प्राप्त होगा उसे कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण लिखा है आपके सामने, भले जो है यहाँ पर पेन का कलर नहीं बदला है, लेकिन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में यहाँ पर बात की जा रही कि दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश तथा उसके बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये भी भैया एक सदिश राशि होती है और इसकी जो दिशा होती है वो माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर होती है, इधर से इधर की ओर। ये बात भी याद रखिएगा। मात्रक तो बहुत आसान है क्योंकि आवेश दूरी का मल्टीपल होता है, इस वजह से आवेश का मात्रक कूलाम, दूरी का मात्रक मीटर, इस तरीके से इसका मात्रक हो जाता है कूलाम मीटर। जो भी विद्यार्थी क्लास को देख रहे हैं भैया, आज आपका लास्ट पेपर है, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, आप सभी को मैंने शुभकामनाएं भी दी। तो आप सभी लोगों के लिए लास्ट क्लास है, क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्यों, ऐसा क्यों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दो विद्युत बल रेखाएं अगर एक दूसरे को काटेंगी, ठीक है, तो क्या होगी, स्पर्शी रेखाएं जो है दो खींची जाएंगी और दो स्पर्शी रेखाएं खींची जाएंगी तो वो विद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को प्रदर्शित करेंगी। और ऐसा क्या है, इम्पॉसिबल है, ऐसा संभव है ही नहीं कि जो है दो दिशाएं, स्पर्शी एक रेखा की जो दिशा होती है वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है। तो आप कह सकते हैं यदि दो वैद्युत बल रेखाएं दूसरे को काटेंगी तो बिंदु पर दो स्पर्शी रेखाएं खींची जा सकती हैं। इसका अर्थ यह है कि विद्युत बल रेखाओं की दो दिशाएं प्रदर्शित होंगी, जो कि संभव नहीं है, इसीलिए दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गॉस की प्रमेय बोर्ड एग्जाम में कितनी बार पूछा गया, आपके सामने यहाँ पर लिखा भी है, 2025, 24, 23 7 टाइम्स रिपीट हुआ है ये प्रश्न। इसे रट्टा मान लीजिए आप, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने हाईलाइट करके लिख दिया। तो गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होता है वो इस पृष्ठ द्वारा लगे कुल आवेश का या उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। और ε0 की वैल्यू और मात्रक आप लोग रट डालिए क्योंकि एग्जाम में आता जरूर है। ε0 को निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं। इसकी वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। ठीक है, और साथ ही में
एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन 0 के, ये रिलेशन भी याद रखिएगा, एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट के में संबंध होता है, एग्जाम में पूछा जाता है। रेखीय आवेश घनत्व की बात करें, रेखीय पृष्ठ घनत्व की बात करें तो Q/L, अर्थात किसी तार की प्रति एकांक लंबाई पर जो वितरित आवेश की मात्रा होती है उसे हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं और इसका मात्रक कूलम मीटर होता है। अगली महत्वपूर्ण परिभाषा है आपके सामने विद्युत विभव, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। विद्युत विभव विभवांतर में अंतर समझ लीजिए। एकांक धन परीक्षण आवेश को जब हम अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाते हैं तो जो कार्य करते हैं उसे कहते हैं विद्युत विभव। क्या कहते हैं भाई? विद्युत विभव। जबकि विद्युत विभवांतर में क्या होता है, उसमें हम एकांक धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाते हैं, और विद्युत विभव में एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो कार्य करते हैं उसे विद्युत विभव कहते हैं। तो यही अंतर होता है। उसमें विद्युत क्षेत्र के अंदर आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है, और इसमें आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो कार्य किया जाता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। ठीक, मात्रक आप दे सकते हैं, एक मात्रक डब्ल्यू का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक कूलम, तो इस तरीके से इसका मात्रक जूल प्रति कूलम हो जाएगा, या ऐसे बात करें तो 1 वोल्ट हो जाएगा या वोल्ट हो जाएगा। ओके, अगला यहाँ पर क्वेश्चन आप देखेंगे तो ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व का व्यंजक मैंने आप सभी लोगों को ज्ञात करने के लिए बताया है। ऊर्जा घनत्व को स्मॉल यू से लिखते हैं, स्मॉल यू बराबर होता है कैपिटल यू बटे में वी, अर्थात संधारित्र के प्रति एकांक आयतन में, ये वॉल्यूम, वी मतलब वॉल्यूम, प्रति एकांक, क्योंकि बटे में ना, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित जो संचित ऊर्जा होती है उसी को कहते हैं ऊर्जा घनत्व। इसका व्यंजक आप लोगों ने निकाला भी है और मैंने बताया कि छुपा रुस्तम क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आने के इसके प्रबल चांसेस हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूछा गया डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल, मतलब विद्युत विभव की बीमा भी पूछी जा सकती है, इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, डब्ल्यू की बीमा और आवेश की बीमा को सॉल्व कर लीजिएगा बस। ऊर्जा घनत्व का जो सूत्र आता है निकल के 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, डेरिवेशन एग्जाम में 2 नंबर में कई बार पूछा गया है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में दूध को घुमाने में किया गया कार्य, और मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊं तो उसमें कुछ करना नहीं। जब एक समान वैद्युत दूध को एक समान विद्युत क्षेत्र में घुमाया जाता है तो उस पर कार्य करने वाला जो बल होता है वो टॉ बराबर पीई sin थीटा, बल गुणे लंबवत दूरी से आप लोगों ने निकाला है। अब इसको थीटा तक विस्थापित करने में कार्य निकालना है, तो पहले अल्प कार्य निकाल लिया गया है, तो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। विस्थापन चूंकि यहाँ पर कोडी है इसलिए डी थीटा से गुणा किया गया है, और जो बल लग रहा है वो बल आघूर्ण कार्य करता है। ठीक है, इसलिए टाउ इंटू में डी थीटा किया गया, टाउ की वैल्यू रख दी गई, उसके बाद 0 से थीटा डिग्री घुमाने में किया गया कार्य को लिए समाकलन यहाँ पर कर दिया गया है। फिर आप देख सकते हैं कि पीई बाहर आ गया, साइन थीटा का समाकलन माइनस कॉस थीटा होता है, बाद में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख करके डब्ल्यू बराबर पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 रख दिया गया। ये प्रीवियस ईयर पेपर में कई बार क्वेश्चन है, मैंने एकदम शॉर्ट भाषा में आप सभी लोगों को यहाँ पर दिखा दिया है, आप सभी लोग इसका रिविजन करके जरूर जाए, इसमें कुछ भी नहीं है, एग्जाम में आता जरूर है। अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा देखने को मिला है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है भाई। तो यहाँ पर आप एक व्यंजक देख पा रहे हैं, सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन नॉट ए अपन में डी, जहां ए होता है प्लेटों का क्षेत्रफल, एप्सिलॉन नॉट होता है निर्वात की विद्युतशीलता नियतांक है, और डी होता है प्लेटों का क्षेत्रफल। यहाँ पर अगर के परावर्तांक होता है तो के से भी मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, अर्थात किसी समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है वो के पर निर्भर करती है, के समानुपाती होती है, अर्थात जो परावैद्युतांक होता है उसके समानुपाती होती है, और क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, अर्थात प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाने पर भी संधारित्र की धारिता बढ़ती है। और प्लेटों के बीच की दूरी के चूंकि समांतर प्लेट संधारित्र धारिता जो होती है वो व्युत्क्रमानुपाती अनुपाती होती है, इसलिए प्लेटों के बीच की दूरी को अगर बढ़ाएंगे तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता घट जाएगी, और अगर प्लेटों के बीच की दूरी को घटाएंगे तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी, उल्टा होगा, क्योंकि डी जो होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लेटों के बीच की दूरी दूरगीनी करने पर, क्षेत्रफल आधा करने पर, और प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम रखने पर, वही चीज मैंने बताया, जो समानुपाती होगा वो बढ़ जाएगा, जो व्युत्क्रमानुपाती होगा बढ़ाने पर घटेगा, घटाने पर बढ़ेगा। क्लियर बात? आगे देखते हैं अनुगमन वेग तथा अपवाह वेग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह वेग जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धन सिरे की ओर आगे बढ़ते हैं, उसे अनुगमन वेग कहते हैं। या ऐसे भी बोल सकते हैं ऐसे बोल सकते हैं कि किसी चालक को जब हम क्या करते हैं, जैसे चालक तार आप देख पा रहे हैं, इसको जब अगर हम बैटरी से जोड़ देते हैं, क्या करते हैं, बैटरी से जोड़ देते हैं, तो चालक के अंदर उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो धन सिरे की ओर एक न्यूनतम ऊष्मीय वेग से गति करते हैं, और उस न्यूनतम ऊष्मीय वेग को हम लोग कहते हैं अनुगमन वेग, या इसे अपवाह वेग भी बोलते हैं, और अपवाह वेग को हम कैपिटल वी स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे अपवाह वेग, चूंकि अपवाह वेग है इसलिए इसका मात्रक, वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, तो इसका भी मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध होता है I बराबर NeAVD। आप सभी लोगों ने देखा कि इसका उपयोग जो है
ओम के नियम के सत्यापन में भी किया जाता है। आई धारा होती है, एन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है जो कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, ए क्षेत्रफल है, वीडी अनुगमन वेग है जिसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। मैंने अभी आपको बताया है कि किसी चालक को जब हम बैटरी के किसी चालक के सिरों को जब हम सभी लोग क्या करते हैं, चालक के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित करते हैं, मतलब बैटरी से जोड़ने का मतलब है विभवांतर स्थापित करते हैं, तो चालक के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक औसत ऊष्मीय वेग से क्या होता है भाई, धन सिरे की ओर गति करना शुरू करते हैं और इसी औसत ऊष्मीय वेग को हम लोग अनुगमन वेग कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अनुगमन वेग, वैद्युत विभवांतर और अनुगमन वेग में संबंध ओम के नियम से वीडी बराबर EV/ml टाउ भी आया है आपके सामने। यहाँ पर आगे देखेंगे तो विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध अभी आप लोगों को मैंने ये बताया है। और धारा घनत्व, और अगर आपसे ये कहा जाए तो देखो धारा घनत्व J बराबर होता है I/A, यानी किसी चालक तार के प्रति एकांक क्षेत्रफल से अविलंबित गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। ये एक सदिश राशि होती है। और जब I बराबर NEAVD यहाँ पर पुट कर देंगे तो A से A आपका हो गया यहाँ पर, ये देखो कैंसिल, ठीक, A से A कैंसिल, तो बचा आपका J बराबर NEVD। और ये संबंध आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध क्या होता है। 2 नंबर में कई बार आ चुका है, इसको आप रट डालिए। रट क्या डालिए, समझ में आ ही गया होगा। I बराबर NEAVD पता होगा तो J बराबर I/A में I की वैल्यू रख देना है बस। किरचॉफ का धारा का नियम, किरचॉफ के 2 नियम है। पहला नियम जिसे हम संधि का नियम है, धारा के नियम से जानते हैं, और मैंने आपको बताया चूंकि यहाँ धारा है, ठीक है, तो आवेश प्रवाह की दर को ही धारा कहते हैं, या आवेश परिवर्तन की दर को ही हम लोग क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। इसलिए ये किरचॉफ का प्रथम नियम याद रखिएगा कि आवेश संरक्षण का पालन करता है। पहली बात तो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कई बार ये बात पूछी गई है आपसे कि ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित, और इसके अनुसार किसी भी संधि या किसी भी परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो शून्य होता है, ठीक है। इसे हम संधि का नियम या धारा का नियम कहते हैं, और इस पर आधारित कई न्यूमेरिकल आपको मैंने कराया है, बट आप देखते कहाँ हैं। आपको तो बोर्ड एग्जाम के पहले जो एक क्लास दे दी जाए उसी से पूरा पेपर आ जाए, बस इतना ही आप लोगों के दिमाग में चलता है, ये चीज मैं जान चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पर आगे देखा जाए तो 2 समांतर धारावाही चालक तारों के बीच बल, 2 समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक इस बार बोर्ड एग्जाम में आने के प्रबल चांसेस है। मैंने कल कराया भी है आप सभी लोगों को, तो आप सभी लोग कह रहे थे कि पेपर बहुत हल्का है। यह पेपर हल्का है या टफ है ये तो सिचुएशन पर डिपेंड होता है कि कभी कभी क्या होता है 7 सेट में एक पेपर टफ आता है, कभी कभी में एक ही सरल आ जाता है, ठीक है। लेकिन आपको पढ़ाई तो पूरी करनी चाहिए ना, कठिन पेपर जान के ही पढ़ाई करनी चाहिए और सारी चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो 2 समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाले बल का ये व्यंजक था, और इसके आधार पर 1 एम्पीयर की परिभाषा एग्जाम में पूछी गई। निर्वात या वायु में 2 समांतर धारावाही चालक तारक 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो तो उनमें प्रवाहित धाराओं तो उन पर उनके प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले जो बल होता है वो 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन का हो। तो 1 एम्पीयर चालक तार में प्रवाहित धारा 1 एम्पीयर होती है। क्यों? क्योंकि जो μ0/4π की वैल्यू होती है वो 10⁻⁻7 होती है, तो 2π की वैल्यू होगी तो 10 की घात कितनी हो जाएगी, 2 × 10⁻⁻7। तो हम कह सकते हैं कि निर्वात या वायु में एकांक दूरी पर स्थित 2 सीधे व लंबे समांतर धारावाही चालक तारों की प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल अगर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर हो तो उस धारावाही चालक तार में प्रवाहित धारा कितनी होगी, 1 एम्पीयर होगी। अपनी किताब से देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट परिभाषा है। चुंबकशीलता तथा विद्युतशीलता में संबंध कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और मैं बता दूं इस रिलेशन से बहुविकल्पी प्रश्न पता नहीं कितनी बार बना और इसमें कुछ नहीं किया गया है। देखिए μ0 की वैल्यू होती है 4π × 10⁻⁷ और 1/4πε0 की वैल्यू होती है ये, और दोनों को केवल समीकरण 1 2 मान करके देखो यहाँ पर भाग कर दिया गया है। समझ गए मेरी बात की नहीं? ये दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए μ0 इसको ऊपर लेकर भाग करके इसको ऊपर लेकर जाया गया है, समीकरण 1 को 2 से भाग किया गया, ये सलेनाड ऊपर चला गया और 4π इधर बटे में आ गया, तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर लिया गया। बस ये बहुत छोटा सा मतलब रिलेशन 2 नंबर में एग्जाम में आने के प्रबल चांसेस है। आगे यहाँ पर देख सकते हैं चल कुंडली धारामापी की सुग्राह्यता, बहुत भैया इंपॉर्टेंट है। कई बार आया है कि चल कुंडली धारामापी की सुग्राह्यता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि चल कुंडली धारामापी की सुग्राह्यता IS बराबर होती है NAB/C, इसको मरोड़ नियतांक कहते हैं, ठीक है, एठन जिसको आप कहते हैं, ठीक है। और N फेरों की संख्या होती है, A क्षेत्रफल होता है, B चुंबकीय क्षेत्र होता है। अगर NAB का मान बढ़ाएंगे क्योंकि वो समानुपाती पड़ेगा चल कुंडली धारामापी की सुग्राह्यता के, तो हम लोग कह सकते हैं कि NAB का मान बढ़ा करके चल कुंडली धारामापी की सुग्राह्यता बढ़ा सकते हैं। अर्थात कुंडली में फेरों की संख्या को बढ़ा करके, क्षेत्रफल बढ़ा करके और चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ा करके धारामापी की सुग्राह्यता में पर्याप्त वृद्धि की जा सकती है, जबकि C का मान घटा करके धारामापी की सुग्राह्यता बढ़ाई जा सकती है। स्वप्रेरण गुणांक कई बार एग्जाम में आ चुका है प्रश्न, और मैंने इसकी परिभाषा भी आप लोगों को बताई कि किसी कुंडली का जो स्वप्रेरण गुणांक होता है
वह उस प्रेरित वैद्युत वाहक बल के बराबर संख्यात्मक मान के बराबर होता है जो उस कुंडली में जो धारा परिवर्तन की दर यानी di/dt की वैल्यू हो वो 1 एम्पीयर प्रति सेकंड उत्पन्न कर सके। अगर किसी कुंडली में 1 एम्पीयर प्रति सेकंड की धारा परिवर्तन दर उत्पन्न होती है तो उस कुंडली का जो स्वप्रेरण गुणांक होगा वो उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित वैद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है और इसका जो मात्रक होता है वो हेनरी होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे यहाँ पर अन्योन प्रेरण गुणांक। अन्योन प्रेरण गुणांक में भैया दो कुंडलियां होती हैं, एक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो दूसरी कुंडली में क्या होता है, प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यही बात कही गई कि किन्हीं दो कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरण गुणांक किसी द्वितीय कुंडली में उस प्रेरित वैद्युत वाहक बल के बराबर होता है जो प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा परिवर्तन की दर को उत्पन्न करता है। इसका भी मात्रक हेनरी होता है, बस इसको m से प्रदर्शित किया जाता है, बस ठीक, उसको l से प्रदर्शित किया जाता है। फैराडे का द्वितीय नियम यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस नियम के अनुसार प्रेरित वैद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। फैराडे का द्वितीय नियम। अच्छा, प्रथम नियम क्या है? प्रथम नियम यही है कि चुंबकीय देखो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन क्या होता है, जैसे जैसे कुंडली को आप मूव कराओगे चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, लगातार परिवर्तन होगा और जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण जो प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होती है। मतलब इसको आप सभी लोगों ने क्या किया, एक ही नियम समझ के पढ़ा है। उन लोगों ने क्या किया है, लेंज के नियम को बताया कि फैराडे का द्वितीय नियम है। देखिए आपने जो पहला नियम पढ़ा ना उसी में फैराडे के दोनों नियम है, लेंज का नियम अलग है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और जो माइनस चिन्ह इसमें प्रदर्शित होता है, माइनस चिन्ह जो होता है वो लेंज, यहाँ पर आप देख सकते हैं लेंज ला डायरेक्शन, जो लेंज के नियम की डायरेक्शन होती है उसको शो करता है। बात समझ में कि नहीं समझ में? तो ये फैराडे के नियम आप याद रखिएगा, ये लेंज का नियम है, इसमें शामिल मत कीजिएगा। ट्रांसफार्मर से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। ट्रांसफार्मर अन्योन पीरियड के सिद्धांत पर कार्य करता है और ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है, उच्चाई और एक अपचयी। उच्चाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है। ठीक है, और अपचयी ट्रांसफार्मर क्या होता है, अपचयी ट्रांसफार्मर में चूंकि ये उच्च वोल्टेज को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, उच्चाई क्या करता है, निम्न को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। तो अपचयी ट्रांसफार्मर की जो प्राथमिक कुंडली होती है उसमें फेरों की संख्या अधिक होती है और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है। और ये परिणामान अनुपात का सूत्र है, इस पर न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आता है और कल मैंने आपको कराया भी है। ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि बहुत सारे विद्यार्थियों का पढ़ने में मन नहीं लगा है। ठीक है, तो इसलिए पढ़ के जाएंगे तभी भैया आपका पेपर अच्छा होगा। किसी टीचर का दोष नहीं होता है, टीचर पूरी मेहनत आपके साथ करता है, टीचर को दोष देना आप लोग बंद कर दीजिए। ठीक है, पेपर में उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का अच्छा ही जाएगा, क्योंकि इतना आप लोगों को पढ़ाएगा। जो विद्यार्थियों ने ईमानदारी के साथ पढ़ाई किया है, मैं ईमानदारी के साथ कहता हूं उनका पेपर अच्छा ही होगा, क्योंकि ईश्वर उसी के साथ अच्छा करता है जो सबके साथ अच्छा करने की कोशिश करता है, सबके साथ अच्छा चाहता है। ठीक, अगर आपने अच्छे से मेहनत की है तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। वर्ग माध्य मूल मान, देखो कई बार रूट मीन्स स्क्वायर वैल्यू I0/√2 के बराबर होती है। I0 धारा का शिखर मान होता है। प्रतिबाधा का सूत्र यहाँ पर देख सकते हैं, LR परिपथ का होता है R² + XL², ये बहुत आसान है। LCR परिपथ की प्रतिबाधा का ये व्यंजक होता है। और अनुनाद की स्थिति में XL बराबर किसके होता है, XC के होता है, कई बार मैंने आपको पढ़ाया है। अनुनादी परिपथ अभी मैंने बताया कि जब XL धारती प्रतिघात प्रेरकी प्रतिघात के बराबर होता है तो ऐसे परिपथ को अनुनादी परिपथ कहते हैं। और जब XL XCC के बराबर करते हैं, XL के स्थान पर ओमेगा L, XCC के स्थान पर 1/ωc, ओमेगा बराबर होता है 2πf, रखेंगे f को रोकेंगे इधर भेजेंगे तो f बराबर आ जाता है 1/2π√LC, जिसे हम सभी लोग अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक कहते हैं। और ये भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 2-3 नंबर में कई बार आया है। तो सोच लीजिए कितनी इंपॉर्टेंट क्लास है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि क्लास को देख के जरूर जाइए। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगों की सबसे आसान परिभाषा। ऐसी तरंगे जिनको चलने के लिए किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती, जो कक्षा 9 में आपने परिभाषा पढ़ी। यह विद्युत तरंग और चुंबकीय तरंग के ज्यावक्री के अध्यारोपण से प्राप्त जो तरंग होती है उसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। अगर आपको यह परिभाषा याद करने की इच्छा है ये याद कर लीजिए। और इनकी प्रॉपर्टी तो मैंने कई बार बताया, एग्जाम में पूछी जाती है। और ये आरेख आप बनाना जरूर सीख लीजिए, क्योंकि आरेख भी पूछा जाता है। इसमें चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र को एक दूसरे के परपेंडिकुलर दिखाइए, और ये होती है तरंग संचरण की दिशा। ठीक, ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ये विद्युत क्षेत्र हो गया, एक दूसरे के परपेंडिकुलर आपको दिखाना है। ये फिगर आप सीख जरूर लीजिए, एग्जाम में आने के प्रबल चांसेस है। और गुण या अविलक्षण अगर जब पूछे जाए तो सबसे पहले इन तरंगों की प्रकृति जो होती है वो अनुप्रस्थ होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है, नहीं c 3×10⁸ मीटर/सेकंड के बराबर ही होता है। ये तरंगे जो होती है त्वरित आवेश कणों द्वारा उत्पन्न होती है और संचरण के लिए इनको किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ऊर्जा विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में लगभग क्या होती है, बराबर होती है ना। ऊर्जा जो होती है इनकी विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में लगभग बराबर होती है।
आगे अगर अगला प्रश्न देखें तो अब आ गए हम सेकंड बुक पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग दिए गए हैं। अवतल दर्पण का उपयोग टार्च, सर्च लाइट आदि में होता है। अस्पताल में नाक, कान, गला या दांत आदि देखने के लिए डॉक्टर लोग इसका उपयोग करते हैं। और उत्तल दर्पण का उपयोग सबसे बड़ा तो आपकी जो मोटरसाइकिल में बगल शीशा लगा होता है या जो भी आपके वाहन होते हैं उनके साइड जो दर्पण में ये इस्तेमाल होता है वो उत्तल दर्पण का ही इस्तेमाल होता है। स्टील लैंपों में भी क्या होता है, दर्पण का ही इस्तेमाल होता है, क्योंकि प्रकाश को फैलाना होता है वहां पर। आगे अगर यहाँ पर बात करें तो सिद्ध कीजिए किसी सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्रांति कोण की ज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। स्नेल के नियम से यहाँ पर 2n1 बराबर होता है, मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 2n1 बराबर sin i बटे sin r। ठीक है, जहां पर i के आपतन कोण है और c सघन माध्यम में बना क्रांतिक कोण है। तो r के स्थान पर आपतन कोण, क्रांतिक कोण की परिभाषा हमने पढ़ी थी, सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो। विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होने का मतलब है अपवर्तन कोण 90 डिग्री रख दीजिए, आपतन कोण i बराबर c रख दीजिए, इसी स्नेल के नियम में, बस और कुछ नहीं करना है। तो 2n बराबर sin c बटे sin r, 2n1 बराबर sin c, 2n1 को हम कितने बराबर 1 sin c, ये 1n2 बराबर 1 sin c लिख सकते हैं, क्योंकि 2n1 बराबर बहुत दिनों से पढ़ते चले आ रहे 1/1n2 होता है। बस इसी सूत्र का इस्तेमाल यहाँ पर कर दिया इन्होंने, 1n2 बराबर 1 sin c दिखा दिया। अपवर्तनांक जो है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक जो है क्या हो गया, क्रांतिक कोण के व्युत्क्रमानुपाती हो गया। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें। पूर्ण आंतरिक परावर्तन आप लोगों को बताया गया है कि क्या होता है जब आपतन कोण का मान इतना बढ़ा देते हैं कि प्रकाश विरल माध्यम में न जाकर के सघन माध्यम में वापस लौट आता है, तो इस घटना को हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की दो शर्तें हैं, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो, दूसरी शर्त होती है आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, तभी प्रकाश होगा पुनः उसी माध्यम में वापस लौटेगा, नहीं तो नहीं लौटेगा। प्रकाशिक तंतु एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, इस बार चाहे देख लेना। प्रकाशिक तंतु क्या होता है, ये एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाश को बिना ऊर्जा हानि के एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज देती है। ठीक है, और प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित युक्ति है, इस बात को भी याद रखिएगा और ये चित्र आप देख लीजिएगा, 1-2 नंबर में आने के प्रबल चांसेस है। वर्ण विक्षेपण की अगर बात करें तो सभी लोग साथ से ही पढ़े हो कि प्रिज्म द्वारा सूर्य श्वेत प्रकाश का उनके 7 रंगों में विभक्त होने की जो प्रक्रिया होती है इसे कहते हैं वर्ण विक्षेपण, और इसका जो क्रम होता है विबिग्योर होता है, VIBGYOR। ठीक है, यहाँ पर लिखा नहीं है, उसको सही कर लीजिएगा। लेंस की फोकस दूरी पर निर्भरता आप लोगों ने लेंस मेकर सूत्र पढ़ा है, 1/f बराबर होता है n-1, 1/r1 - 1/r2, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। किसी लेंस की फोकस दूरी अपवर्तनांक पर निर्भर करती है और लेंस की वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करती है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो रंग पर भी निर्भर करती है। ठीक, ये 3 चीजें डिपेंड करती है। लेंस की फोकस दूरी किन किन चीजों पर निर्भर करती है, अपवर्तनांक, वक्रता त्रिज्या पर फार्मूले से बता सकते हैं, और रंग पर भी निर्भर करती है। ठीक है, हाइगेंस के तरंग संबंधी सिद्धांत की कुछ बातें आप समझ लीजिए। जैसे हाइगेंस साहब ने बताया है कि प्रकाश होता है वो तरंगों के रूप में चलता है, और तरंगों के संचरण के लिए इन्होंने सर्वव्यापी ईथर की परिकल्पना की थी और बताया था कि ईथर लगभग भारी और बहुत अधिक प्रत्यास्थ है। देखिए 3 शॉर्ट लाइनों में आप सभी लोगों को रिवीजन कराया गया है कि हाइगेंस के तरंग संबंधी सिद्धांत में कौन सी बातें बताई गई। और व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें, अरे क्या ही बताएं, जरूर आएगा। प्रकाश स्रोत कला संबंध होने चाहिए, दोनों तरंगों की आवृत्ति तरंग दैर्ध्य बराबर होनी चाहिए, आयाम लगभग बराबर होने चाहिए, प्रकाश स्रोतों के बीच की दूरी बहुत कम होनी चाहिए, और प्रकाश स्रोत अत्यंत संकीर्ण होने चाहिए। ये क्वेश्चन आने के इस बार 99% चांसेस हैं, ये मुझे लगता है। ठीक है, बाकी नहीं आएगा तो कुछ सुनाइएगा नहीं, लेकिन अब ये है कि अपना एक गेस तो बता ही सकते हैं आप लोगों को, क्योंकि ना गेस बताओ तब भी दिक्कत। कला संबंध स्रोत की अगर बात करें तो कला संबंध स्रोत नाम से ही पता है, ऐसे स्रोत जिनके बीच का कलांतर जो है समय के साथ बराबर रहे, नियत रहे, कला संबंध स्रोत कहलाते हैं। व्यतिकरण 2 प्रकार का होता है, संपोषी, विनाशी। संपोषी व्यतिकरण में श्रृंग से मिले, गर्त गर्त से मिले, अर्थात आप, और इसमें क्या कहते हैं, विनाशी व्यतिकरण में क्या होता है, श्रृंग गर्त से मिले, ग्रत संग से मिले, अर्थात यहाँ पर जो परिणामी आयाम होता है वो न्यूनतम या शून्य होता है। प्रकाश के विवर्तन की अगर बात करें तो प्रकाश का किसी तीक्ष्ण किनारों से मुड़ करके जाने की जो प्रक्रिया होती है उसे प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। और इसकी आवश्यक शर्त एक बार एग्जाम में हमने देखा, प्रीवियस पेपर में पूछी गई थी कि प्रकाश के विवर्तन की आवश्यक शर्त क्या है। तो जो अवरोध का आकार होना चाहिए, जहां से प्रकाश मुड़ता है वो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए, तभी जो है प्रकाश के विवर्तन की घटना पॉसिबल है। ये आवश्यक शर्त है भैया। प्रकाश विद्युत प्रभाव, इसमें से मैं आपको लोगों को मैंने कल भी बताया था कि देली आवृत्ति, कार्यफलन, अंतक विभव जिसे निरोधी विभव आप कहते हैं, और डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य, द्रव्य तरंगे, ये सब परिभाषाएं जरूर आएंगी। ठीक है, प्रकाश विद्युत धारा। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, जब एक न्यूनतम आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु की सतह पर आपतित किया जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है, और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। यह एक तात्क्षणिक प्रक्रिया है, मतलब इसके बीच कोई भी समय पश्चाता नहीं होती। जैसे धातु की सतह पर प्रकाश गिरता है तुरंत इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है।
बात करें यहाँ पर देहली आवृत्ति की, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति पर प्रकाश का वैद्युत उत्सर्जन ना हो सके। ठीक है, और कार्यफलन क्या होता है, वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन किया जा सके, उसे क्या कहते हैं, कार्यफलन। कार्यफलन को W से व्यक्त करते हैं, यहाँ पर W नॉट नहीं होगा, W बराबर H न्यू नॉट होता है, न्यू नॉट को देहली आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण आप लोग जरूर समझ लीजिएगा। आइंस्टीन साहब ने अपने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर बताया था कि प्रकाश होता है ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में चलता है, और एक फोटॉन की जो ऊर्जा होती है वो आपकी H न्यू होती है। और इन्होंने बताया था कि जब ये फोटॉन किसी धातु की सतह पर आते तो धातु के अंदर उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको ये ऊर्जा दे देते हैं, और फिर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इस एनर्जी को लेकर के दो प्रकार से व्यय करते हैं। कैसे कैसे व्यय करते हैं, देखो ये जो एनर्जी H न्यू होती है दो प्रकार से व्यय करते हैं, एक तो गतिज ऊर्जा प्रदान करने में मतलब EK में, और कार्यफलन के रूप में। और इसी समीकरण को देखिए W के स्थान पर H न्यू नॉट लिख करके H न्यू के पास ले आया गया, उसके बाद ये समीकरण आपको मिल गया, क्योंकि एक EK के स्थान पर आप हाफ mv स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर W के स्थान पर H न्यू नॉट अभी बताया, इसको उठा करके इधर ले, H कॉमन ले लीजिए, तो H न्यू न्यू माइनस न्यू नॉट एक तरफ हो जाएगा, और EK के स्थान पर हाफ mv स्क्वायर रख दीजिए, यही आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण हो गया। देखो पूरा क्वेश्चन मैंने समझा दिया कि नहीं समझा दिया आपको। परमाणु मॉडल की अगर बात करें तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल एग्जाम में जरूर आता है, और बोहर का परमाणु मॉडल जिसमें कोणीय संवेग आपको बहुत जरूरी है कि MVR होता है कोणीय संवेग, और NH/2π का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, ऊर्जा संक्रमण आप देख सकते हैं कि इसमें बोहर साहब ने बताया था कि जब परमाणु को कहीं बाहर से एनर्जी मिलती है तो क्या होता है 10⁻⁻8 सेकंड रुकने के बाद पुनः वापस आ जाता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो एनर्जी होती है डेल्टा E बराबर E2 - E1 के बराबर होती है। डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का व्यंजक क्या होता है, लैम्डा बराबर H/P होता है, और गतिज ऊर्जा के पदे में H/2√mk होता है। इसका अनुपात कई बार एग्जाम में आ चुका है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, कल एक क्लास में मैंने बताया भी था। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम श्रेणियां लाइमर, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फुंड, यह सभी लोगों ने पढ़ा भी है। ये याद रखिएगा कि लाइमर श्रेणी किस भाग में पड़ती है, बामर, पाशन, और देखिए लाइमर बामर याद रखिएगा पराबैंगनी और दृश्य भाग में, बाकी पाशन, ब्रैकेट, फुंड सब अवरक्त भाग में पड़ती है। उसके बाद अगर नाभिक की बात करें तो एक एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू याद रखिएगा, इसको परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं। ठीक है, एक एटॉमिक मास यूनिट कितने किलोग्राम के तुल्य होता है, 1.66 × 10⁻⁻19 kg के 27 kg के बराबर होता है, और इसको जब मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलते हैं E बराबर mc² सूत्र लगा करके, तो ये आपका आ जाता है 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, नाभिकीय विखंडन आप सभी लोगों को पढ़ाया गया है कि जब दो हल्के नाभिक जब क्या होता है, नाभिकीय विखंडन क्या होता है, जब कोई भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है तो उस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। नाभिकीय संलयन क्या होता है, सूर्य नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पर आधारित है। और अगर हम बात करें नाभिकीय संलयन क्या होता है, दो हल्के नाभिक जब परस्पर आपस में मिलते हैं तो क्या होते हैं, जब दो हल्के नाभिक मिलकर के किसी भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो सब क्रिया को हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। भाई लास्ट चैप्टर आपका जो अर्धचालक है, और इसमें युग्म उत्पादन, युग्म विनाश को भी पढ़ लीजिएगा, और द्रव्यमान क्षति को भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अर्धचालक की बात करें तो अर्धचालक में अवक्षय परत का बनना, पी क्षेत्र और एन क्षेत्र जब आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की और पी क्षेत्र के क्वार्टर एन क्षेत्र की ओर जाने लगते हैं, जिससे बीच में एक डिप्रेशन लेयर का निर्माण होता है, जिसकी चौड़ाई 10⁻⁻6 मीटर की कोट की होती है। इसमें ना तो कोई इलेक्ट्रॉन होता है और ना ही कोई प्रोटॉन होता है, और ये जब लेयर बन जाती है तो इलेक्ट्रॉनों का और क्वार्टरों का आवागमन एकदम रुक जाता है। ठीक है, और जब इस पीएन संधि डायपोल को हम क्या करते हैं, अग्र अभिनव में दो जोड़ते हैं, मतलब पी क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से और एन क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं, तो इस स्थिति में जो डिप्लेशन लेयर होती है वो बहुत ज्यादा पतली हो जाती है। ठीक है, और जब हम पीएन संधि डायपोल को पश्च अभिनव में जोड़ते हैं, पी क्षेत्र को बैटरी के ऋण टर्मिनल से और एन क्षेत्र को बैटरी के धन टर्मिनल से जोड़ते हैं, तो इस स्थिति में जो पीएन संधि डायपोल होता है वो पश्च अभिनव में होता है, और इस स्थिति में डिप्लेशन लेयर यानी अवक्षय परत की चौड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, अर्थात पश्च अभिनव में कोई भी धारा इसीलिए नहीं बहती क्योंकि प्रतिरोध अनंत हो जाता है। इस तरीके से आप लोगों ने देखा यहाँ पर कि हमने आप लोगों को क्या किया, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो क्लास थी वो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड की, और अब आप सभी लोगों को केवल मैं शुभकामनाएं ही दे सकता हूं। ठीक है, और मेरी शुभकामना यही है कि हर एक विद्यार्थी का, हर एक बच्चे का पेपर बहुत अच्छा हो। बाकी आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक, लास्ट पेपर की अग्रिम शुभकामनाएं। टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।